भारतीय समाज, इसके अंतर्गत हमारा पाठ है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। यानी भारतीय समाज में जनसंख्या की क्या संरचना है, किस प्रकार की जनसंख्या भारतीय समाज में पाई जाती है। इसके अंतर्गत हम बार बार बताते आ रहे हैं, हम देखेंगे कि भारतीय समाज में किस प्रकार के लोग, किस वर्ग के लोग, किस लिंग के लोग हैं, किस लिंग की जनसंख्या है, जनसंख्या का स्तर क्या है, जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा क्या है, जनसंख्या स्वस्थ है अस्वस्थ है, स्त्री लिंग अनुपात, साक्षरता, बेरोजगारी इत्यादि के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज इस पाठ का हमारा जो भाग है वो आया है साक्षरता, यानी कि 2.5 है साक्षरता इसी पाठ का। अब जैसे ही साक्षर शब्द हमारे सामने आता है तो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। साक्षर का मतलब क्या होता है? सा मीन्स सहित, अक्षर मीन्स अक्षर। जो जिसको अक्षर का ज्ञान होता है वो साक्षर होता है, जिसे अक्षर के बारे में जानकारी होती है वो साक्षर होता है। कुछ लोग कहते हैं साक्षर का अर्थ है पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो फिर तो शिक्षित भी हो गए आप। यहाँ हमारा समाजशास्त्र की इसकी पहली लाइन कहती है शिक्षित होने के लिए साक्षर होना जरूरी है। अगर आपको शिक्षित होना है तो साक्षर होना जरूरी है। शिक्षित में और साक्षर होने में बहुत अंतर है। क्योंकि साक्षर का मतलब है कि आपको अक्षर का ज्ञान आ जाना, आपको जो भी वर्णमाला है वो आ जाए। जैसे हिंदी की वर्णमाला छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, इस प्रकार से क, ख, ग, इस प्रकार से ये सारी वर्णमाला यदि आपको आ जाती है तो आप साक्षर हैं आप। यानी वर्णमाला का आपको पूरा ज्ञान है, आप साक्षर हैं। आपको मात्राओं का पूरा ज्ञान है, आप साक्षर हैं। साक्षर होने के लिए यही आवश्यक होता है। किंतु शिक्षित होना क्या होता है? शिक्षित का मतलब होता है इन अक्षरों की सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न चीज़ों, विभिन्न विचारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको शिक्षित कहते हैं। वही पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन साक्षर का मतलब होता है अक्षर ज्ञान, आपकी जो भी भाषा है उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना। जैसे आपको कि अंग्रेजी भाषा है तो ABCD के जो 26 वर्ण हैं उनका आपको पूरी तरह से ज्ञान हो, इसमें कौन से वॉवेल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट है, इनका सब कुछ आपको आता हो, तभी आप इंग्लिश में या अंग्रेजी में साक्षर कहलाएंगे। जब आप साक्षर हो गए, आपको अक्षर का ज्ञान हुआ, फिर आप बड़े बड़े फ्रेजेस पढ़ने लगोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने लगोगे, और पढ़ने के बाद आपको उस पैराग्राफ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष या ज्ञान, कोई कहानी, कोई स्टोरी आपके सामने आई और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आप शिक्षित हो गए। तो शिक्षित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी होती है? साक्षर होने की। अगर आप साक्षर हैं तो ही शिक्षित हो पाएंगे। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अगर आप साक्षर हैं तो आप शक्ति संपन्न हो सकते, क्योंकि साक्षरता से आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मिली तो आप क्या बन जाओगे? शक्ति संपन्न। शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में यही अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, अशिक्षित व्यक्ति के पास शक्तियों की कमी होती है। उसके पास केवल एक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति, लेकिन बौद्धिक शक्ति नहीं होती है। ये तो वो बात है कि कोई बहुत बड़ा उपकरण बनाया हमने और एक उपकरण कंप्यूटर से चलता है और एक उपकरण को दूसरे लोग चलाते हैं, तो एक बुद्धिहीन है और एक बुद्धिमान है जो कंप्यूटर युक्त वाला। तो साक्षर वाला व्यक्ति या जो पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति है वो शक्ति संपन्न हो जाता है, क्योंकि उसके पास आजीविका के कई विकल्प होते हैं। व्यक्ति के जीवन के लिए आजीविका बहुत आवश्यक होती है। अपना जीवन चलाने के लिए हमें किस प्रकार से रोजी रोटी कमानी है, ये आजीविका होती है। और उसके सामने आजीविका के कई विकल्प होते हैं। किसके सामने? जो शिक्षित होता है वो कई कार्यों से, अपनी कई क्रियाओं के द्वारा, कई क्रियाकलापों के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो उसके पास केवल एक ही साधन होता है, वो होता है शारीरिक श्रम, जिसकी हर जगह आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उसके पास केवल एक विकल्प है आजीविका का, केवल वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो मानसिक श्रम के द्वारा अधिक से अधिक धन कमा सकता है, अधिक से अधिक आजीविका के स्रोत या विकल्पों को खोज सकता है। इसलिए कहा है साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी, आजीविका के विकल्पों के बारे में उतनी ही अधिक जागरूकता होगी और लोग ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में उतना ही अधिक भाग ले सकेंगे। आज की अर्थव्यवस्था कौन सी है? ज्ञान पर आधारित। हमें ज्ञान है
तो हम अर्थव्यवस्था में घुस सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार और उत्पादन की आवश्यकता होती है। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, किस विधि से उत्पादन किया जाए, ये एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को समझने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। अशिक्षित व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो आज की अर्थव्यवस्था में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और उसमें उतनी ही भागीदारी ले सकता है जो व्यक्ति शिक्षित होगा। अशिक्षित व्यक्ति अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी नगण्य रखता है, शून्य रखता है। इसके अतिरिक्त साक्षरता से स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है। जो व्यक्ति साक्षर होते हैं वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागृति होती है। उन्हें पता होता है किस वस्तु को कितनी मात्रा में लेने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है, अशिक्षित व्यक्ति नहीं। कभी कभी बहुत बार आपने सुना होगा एक अनपढ़ व्यक्ति ने एक्सपायरी दवाइयों का सेवन कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई या वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। अशिक्षित व्यक्ति। और शिक्षित व्यक्ति होता वो कम से कम मेडिसिन लेने से पहले ये तो देख लेता कि इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है और अब ये दवा पूरी तरह से जहर बन गई होगी। तो साक्षरता का स्वास्थ्य से भी बहुत गहरा संबंध होता है, स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है शिक्षा का और साक्षरता का। साक्षर व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है हमें कब जागना है, कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु खानी है, कब भोजन करना है, भोजन चबा के करना है या डायरेक्ट निगल लेना है, कौन से भोजन को करने से हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी उसको जानकारियाँ होती हैं जो शिक्षित होता है। तो शिक्षित होने का एक हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और समुदाय के सदस्यों की संस्कृति और आर्थिक कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ती है। और इस प्रकार जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो समुदाय के सदस्यों की संस्कृति, समुदाय मतलब जहां वो रह रहा है वहां के लोगों की संस्कृति और उनका स्वास्थ्य, आर्थिक कल्याण आदि कार्यों में सहभागिता उसकी बढ़ जाती है। आर्थिक कल्याण में भी उसकी सहभागिता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य में भी बढ़ जाती है और संस्कृति में भी बढ़ जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में तो उस समय से साक्षरता की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है। उससे पहले हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत कम थी। हमारी जनसंख्या का 2/3 हिस्सा अब साक्षर है। आज की स्थिति में जनसंख्या का 2/3 हिस्सा साक्षर है, मतलब 66% जनसंख्या हमारे देश की साक्षर हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। फिर भी साक्षरता दर को भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी साक्षरता दर को, अब हम साक्षर हो चुके हैं, शिक्षित हो गए हैं, लेकिन आज फिर भी हमें जनसंख्या वृद्धि दर को के लिए या जनसंख्या समृद्धि दर के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या इतनी इस गति से बढ़ रही है कि साक्षरता दर उस गति से नहीं बढ़ पा रही। साक्षरता दर 2 बढ़ती है, जनसंख्या 6 बढ़ जाती है। तो साक्षरता दर को जनसंख्या समृद्धि की दर से मुकाबला आज भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर अब भी काफ़ी ऊंची बनी हुई। वृद्धि दर आज जनसंख्या की जो है वो काफ़ी ऊंची बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता की दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। हम देखें, बात करें विभिन्न क्षेत्रों की, बहुत से क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों की साक्षरता दर में बहुत बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। कई क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों से बहुत पीछे हैं साक्षरता के मामले में। अगर पुरुषों की साक्षरता दर 4 है तो स्त्रियों की 2 ही है, पुरुषों की 8 है तो स्त्रियों की 6 है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा अगर आप देखें साक्षरता के हिसाब से तो केरल में साक्षरता दर को 100% माना गया है। यहाँ स्त्रियों की संख्या में भी अच्छी वृद्धि हुई है साक्षरता की, और पुरुषों की में तो है ही। इसके साथ साथ हमें और भी जगह का कुछ आंकड़े लेंगे। यहाँ सारणी 4 दी गई है। स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। ये सारणी 4 दी गई है। इसमें सारणी 4 में स्त्रियों की जो साक्षरता दर है पुरुषों की साक्षरता दर से 16.3 कम है। यानी कि अगर पुरुषों की मान लेते हैं X है
तो महिलाओं की 16.3 कम है उनसे। आज भी महिलाएं साक्षरता के मामले में पीछे हैं। इसके लिए हमारी रूढ़िवादिता, हमारे अशिक्षित लोगों का प्रभाव, कुछ सुविधाओं का अभाव, जिस कारण से आज भी बालिकाएं साक्षरता दर में पीछे रह जाती हैं। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ी है या बढ़ रही है, यानी पुरुषों के मुकाबले अब स्त्रियों की साक्षरता दर तेजी से बढ़ रही है। उसका कारण भी है, लेकिन कारण क्या है कि वो जमीन से बढ़ रही है, पुरुष तो पहले ही ऊपर थे। साक्षरता दर में पुरुषों की स्थिति पहले ही ऊंची थी और महिलाओं की बहुत निम्न थी, तो अब वो तेजी से बढ़ रही हैं तो भी पुरुषों के बराबर नहीं पहुंच पाती। जिसका एक कारण यह भी है कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हुई है। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2000 तक की अवधि में लगभग 16.3 दर से वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है। यानी 1991 से लेकर के 1991 से लेकर के 2001 तक स्त्रियों में, अगर 2001 तक हम देखें तो स्त्रियों में जाकर के इसकी दर 16.3, स्त्रियों में साक्षरता दर 16.3% बढ़ी है, जबकि पुरुषों में यह दर हो गई 10.4%। यानी कुछ कम बढ़ी है, पुरुषों में कम बढ़ी है, स्त्रियों में ज़्यादा। चूंकि स्त्रियां निचले स्तर से बढ़ रही हैं, उनकी साक्षरता स्थिति बहुत खराब थी, बहुत नीचे थी, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखाई दे जाती है। सन 2011 की जनगणना में के तदर्थ आंकड़ों के अनुसार, जो अस्थायी आंकड़े मिले थे हमें 2011 की जनगणना के, इन आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 8% तक बढ़ी है। साक्षरता कितनी बढ़ी है? 8। 2011 के आंकड़ों में साक्षरता दर 8% तक बढ़ी है। पुरुषों में यह करीब 5% तक, जबकि स्त्रियों में यह करीब 10% तक बढ़ी है। टोटल 8% बढ़ी है, लेकिन पुरुषों में 5% और महिलाओं में 10% तक बढ़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के मामले में साक्षरता दर अभी भी अधिक बढ़ रही है। स्त्रियों में, चूंकि स्त्रियों में 10% बढ़ी, पुरुषों में 5% बढ़ी, तो जाकर के स्त्रियों में आज भी साक्षरता दर अधिक है। विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता की दरों में अंतर पाया जाता है। सामाजिक समूह, कुछ विशेष जातियां, कुछ विशेष वर्ग, इनमें भी साक्षरता दर में अंतर पाया जाता है। जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, एससी और एसटी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जैसे सुविधा वंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीची रही हैं। ये सुविधाओं से वंचित रहे हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जातियां किससे? सुविधाओं से वंचित रहे हैं, इन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं, इसलिए इनकी जो साक्षरता दर है अनुसूचित जातियों की और जनजातियों की आज भी बहुत पीछे है, इसलिए इनकी दरें नीची रही। और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी नीची हैं। इन समुदायों में तो स्त्रियों की साक्षरता दरें अनुसूचित जातियों और जनजातियों में और भी नीची है। इन लोगों का एक ही सोच होता है, स्त्री हो क्या करना है, आपको रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, तो ये तो हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों का और कोई काम भी नहीं है, इसलिए पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। ऐसा अनुसूचित जातियों और जनजातियों का सोचना होता है, इसलिए वो इनको पढ़ाते नहीं। अतः इस मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच भारी असमानता है। एक और जहां केरल जैसे कुछ राज्य सार्वजनीन साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सार्वजनीन मतलब सभी जानते हैं इस बात को, साक्षरता की ओर केरल आगे बढ़ रहा है। केरल में 100%, केरल में साक्षरता 100%, तो सार्वजनीन साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामले में बहुत पीछे रहे हैं। बिहार में साक्षरता दर बहुत पीछे है, जबकि केरल में आगे बढ़ रहे हैं लोग।
साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानताएं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। साक्षरता की दर में बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे केरल में साक्षरता दर 7% है, बिहार पीछे रह गया है। इसके लिए क्या है, इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच भी असमानताएं उत्पन्न होती हैं। पीढ़ियों के बीच भी असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक समाज में कम से कम 3 से 4 पीढ़ी के लोग निवास करते हैं। एक समाज में 3 से 4 पीढ़ी के लोग निवास करते हैं, और यदि साक्षरता दर का अंतर ऐसा ही रहा तो पीढ़ियों के बीच में भी असमानताएं हो जाती हैं। क्योंकि आगे वाली जो ओल्ड पीढ़ी है, सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जो पीढ़ी है वो पीढ़ी असाक्षर होगी, निरक्षर होगी, जबकि सबसे निम्न वाली पीढ़ी साक्षरता की ओर बढ़ रही होगी। तो इनके विचारों में मतभेद हो जाता है। निरक्षर माता पिता यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा वंचित हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं। निरक्षर जो माता पिता होते हैं वो इस बात के लिए यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा वंचित हैं। उन्हें ये सुविधा ही नहीं मिल पाती है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं। इसलिए यह असमानताएं आगे भी शाश्वत रूप से बनी रहती हैं। यहाँ जो सारणी 4 दी गई है, इसमें दिखाया गया है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत। देखें हम 1951 में 18.3% व्यक्ति और 27% कुल व्यक्ति 18.3% साक्षर थे, जिनमें 27.2% पुरुष और स्त्रियों की संख्या 8.9 थी। साक्षरता दर में अंतर था स्त्री पुरुष के बीच में 8.3। ये 8.3 का अंतर था स्त्री और पुरुष की साक्षरता। 18.3 जो था ये दोनों के बीच में। 61 में जाकर के ये अंतर हो जाता है 25.1, चूंकि पुरुषों की संख्या 40 और स्त्रियों की हुई 22, तो जाकर के इनका अंतर हो गया था 25। 71 में साक्षरता की अगर देखी जाए तो 34 व्यक्ति साक्षर थे। ये 34% है, सब जगह प्रतिशत में इसको आंकड़े दिए गए हैं। और इसमें पुरुषों की स्थिति थी 46%, जबकि स्त्रियां 22% थीं। जाकर के 24% अंतर रहा, स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। साक्षरता दर स्त्रियों की बढ़ने लगी थी। 1981 में जाकर के 43 हुआ और 56.4 पुरुष, 29.8% स्त्रियां, और ये अंतर फिर बढ़ने लगा था, 26.6 हो गया था। इसके पश्चात 1991 में 91 में 52.2%, इसमें 64.1% पुरुष और 39.3% स्त्रियां। यहाँ फिर जाकर के गिर गया था इनके बीच का अंतर 24.8%। 2001 में 65.4 और जाकर के 75.9 पुरुषों की साक्षरता बढ़ी थी और स्त्रियों की 54.2, अंतर 21.7, यानी पुरुष और स्त्रियों के जो अनुपात होता है साक्षरता का, इसमें अंतर 21.7 रह गया था। 2011 में जाकर के 73 हुआ, पुरुष 80, स्त्रियां 46.6%, पुरुष 80.9%, कुल अंतर जाकर के 16.7%। मतलब स्त्री और पुरुषों के साक्षरता अनुपात में जो अंतर था वो कितना रहा, 16.7%। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। देखिए 2.6 ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। इसका मतलब है हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या विभिन्नता है। एक और हम देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या है और दूसरी ओर है नगरीय जनसंख्या। ये क्या विभिन्नताएं लेकर आती हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह स्थिति आज भी सही है। 2001 की जनगणना के अनुसार आज भी यही है। भारत को गांव का देश या ग्रामीण देश कहा गया है और ये पहले की बात छोड़ो, आज भी यही स्थिति बनी हुई है। ज़्यादातर जनसंख्या भारत की गांव में ही निवास करती है।
अगर 2001 की जनगणना की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 72% जनसंख्या निवास करती थी 2001 में। 72% लोग गांव में निवास करते थे। मतलब कुल मिलाकर के 28% लोग नगरों में निवास करते थे 2001 की जनगणना के अनुसार, और 28% भाग शहरों में। तो शहरों में कितना रहता था? 28% भाग। ये नगरीय जनसंख्या, यह शहरी थी। सन 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2 हो गई। 2011 में जाकर के ये कितनी हो गई? 31.2% हो गई 2011 में। जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8, ये हो गई थी 68.8%। कब? 2011 में। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 की तुलना में 2011 में नगरों की तरफ जनसंख्या का मूवमेंट रहा है। गांव की जनसंख्या नगरों में पहुंचने लगी 2001 की तुलना में 11 में। नगरों की जनसंख्या बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या कम होने लगी है। ज़्यादातर लोग नगर में आके बस गए हैं, गांव का अपना आवास समाप्त करके, गांव को छोड़ करके नगरों में आके बसे हैं। तभी जाकर के नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो पाएगी और ग्रामीण जनसंख्या कम हो पाएगी। यहां एक सारणी दी है, इसमें दिखाया गया है कि नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 11% पर था। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरों की जनसंख्या 11% थी, अब जाकर के नगरों की जनसंख्या 31% हो गई। कितनी हो गई? 31। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 28% हो गया। इस प्रकार इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई। प्रश्न केवल यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 11% था, अब जाकर के कितना हो गया? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 28% हो गया। किसका? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। इस प्रकार इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। प्रश्न केवल संख्या का ही नहीं, आधुनिक विकास की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली के महत्व की अपेक्षा घटता रहे। मतलब हमारे देश की जो ग्रामीण जनसंख्या थी, इनका मुख्य आधार था कृषि पर आधारित जीवन। ये क्या करते थे? खेती करते थे और कृषि से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब जनसंख्या का पलायन नगरों की तरफ हुआ, चूंकि नगरों में कृषि नहीं होती, गैर कृषि कार्य होते हैं, उत्पादन है, उद्योग है, व्यापार है, सेवाएं हैं, इत्यादि के काम नगरों में होते हैं। तो जब जनसंख्या का पलायन, जनसंख्या का प्रवसन नगर की ओर होने लगा, तो हमारे यहाँ की जनसंख्या कृषि से उठ करके, हट करके नगरों की या उद्योगों की ओर बढ़ने लगी। उद्योगों में हमारी जनसंख्या अपना जीवन ढूंढने लगी, अपना जीवन यापन करने लगी। यह तथ्य मोटे तौर पर समस्त विश्व पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी लागू होता है। ये तथ्य केवल संपूर्ण विश्व पर नहीं, भारत पर भी लागू होता है। जनसंख्या का जो एक बड़ा हिस्सा कृषि में काम करता था, कृषि से अपनी आजीविका चलाता था, अब वो उद्योगों के द्वारा अपनी आजीविका चलाने लगा। ये केवल विश्व पर ही नहीं, भारत पर भी ये लागू होता है। एक समय में कृषि देश में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 6वां भाग रह गया। हमारे देश का यदि सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए, जीडीपी जो हम कहते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, इस सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। एक ऐसा भी समय था। किंतु आज स्थिति ये है, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में कृषि का उत्पाद केवल 6वां हिस्सा रह गया। कृषि का हिस्सा उसमें कितना रह गया? केवल 6वां। तो कृषि का उत्पादन घटा है, जबकि उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है। यद्यपि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, हमारी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में, फिर भी कृषि का हिस्सा बहुत कम है सकल घरेलू उत्पाद में।
और अपनी आजीविका कृषि से ही चलाती है, पर वह जो उत्पादन करते हैं उसका आपेक्षिक आर्थिक मूल्य अत्यधिक घट गया है। जो भी वो कृषि क्षेत्र में उत्पादन करते हैं उसका मूल्य बहुत घट गया है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले अधिक से अधिक लोग अब शायद खेती या यहाँ तक कि गांव में काम नहीं करते। अब तो गांव में रहने वाले लोग रहते तो गांव में हैं, लेकिन गांव में खेती नहीं करते हैं या फिर कृषि से संबंधित कार्य नहीं करते हैं। वो जा करके या तो गांव में व्यवसाय करते हैं, उद्योग चलाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते। वो रहते तो गांव में लेकिन कृषि नहीं करते। ग्रामीण लोग परिवहन सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसी खेती से अलग भिन्न ग्रामीण व्यवसायों को अधिकाधिक अपनाते जा रहे हैं। ग्रामीण लोग क्या कर रहे हैं? परिवहन सेवा, गांव के लोगों ने टैक्सी खरीद ली है, कृषि नहीं करना है, वो क्या करेंगे? कृषि संबंधी गतिविधियों से हटकर परिवहन का काम करेंगे। तो किसमें आ गए वो? परिवहन सेवा, व्यवसाय या कोई व्यवसाय करने लगते हैं, या शिल्प निर्माण या कोई ऐसी हस्तकला उनमें आ जाती है, उसका निर्माण करने लगे। जैसे खेती से अलग भिन्न भिन्न ग्रामीण व्यवसायों को अधिकाधिक अपनाते जा रहे हैं, ऐसे लोग ग्रामीण जो कृषि को छोड़ करके इन व्यवसायों को अपना रहे हैं, परिवहन को, शिल्प को या फिर व्यवसाय को, ऐसे व्यवसायों को वो अपना रहे हैं कृषि की तुलना में। यदि उनका गांव किसी नगर के काफ़ी पास हो तो वे गांव में रहते हुए भी काम करने के लिए रोजाना उस निकटतम नगरीय केंद्र में जाते हैं। जैसे कोई गांव किसी नगर के नज़दीक है, तो नगर के नज़दीक यदि कोई गांव होता है तो वो क्या करते हैं? वो अपने गांव में केवल रात में सोने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक नगर में जाकर के कोई और कार्य करते जो गैर कृषि कार्य होता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। यानी नगरों में, गांव में क्या हो गया? ग्रामीण जीवन में रेडियो आ गया है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं, जनसंपर्क और संचार के साधन जिसमें इंटरनेट है, कंप्यूटर है और हमारा मोबाइल सोशल नेटवर्किंग है। इन्होंने क्या किया? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों को पेश कर दिया। टेलीविज़न के माध्यम से हम समझ पाते हैं नगरीय क्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, टेलीविज़न से ही हम समझ पाते हैं। हम संचार के साधनों से, हम रेडियो से, हम मोबाइल फ़ोन से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम नगरीय जीवन को समझ पाते हैं कैसा है। तो ग्रामीण लोगों के सामने उन्होंने नगरीय जीवन को प्रस्तुत कर दिया है। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। और अब तो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो नगरों से दूर दराज रहते हैं, आज वो नगरीय तड़क भड़क जैसा जीवन वो भी जीने लगे हैं। गांव के या ग्रामीण जीवन में आज वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, विभिन्न प्रकार की रंगीन टेलीविज़न, इन सब का प्रयोग ग्रामीण जीवन में अब नगरों जैसा ही हो रहा है। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। जन संक्रमण और संचार के साधन अब ग्रामीण तथा नगरीय इलाकों के बीच की खाई को पाटते जा रहे हैं। कौन कौन से जन संचार के साधन? जो नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन के बीच की जो खाई थी, जो गैप था नगरीय जीवन में और ग्रामीण जीवन में, अब जनसंचार के साधनों ने पाट दिया है, अर्थात सम पर ला दिया है। जैसा जीवन नगर में, अब वैसा गांव में भी लोग जीने लगे हैं। नगर में भी, नगर के लोग अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो गांव में भी आपको 24 घंटे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल रहती है, मिल जाती है। नगर के लोग यदि वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, गांव के लोग भी वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नगर के लोग यदि प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं तो अब ग्रामीण जीवन में भी प्रेशर कुकर का प्रयोग होने लगा है। नगर के लोग यदि आधुनिक एलपीजी गैस या माइक्रोवेव ओवन या इंडक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं, इनका प्रयोग करते हैं तो ग्रामीण जीवन में भी अब इनका प्रयोग बहुतायत होने लगा है। इन सब कारणों से हम कह सकते हैं आज के जो हमारा संचार के साधन है, इन साधनों ने ग्रामीण नगरीय भिन्नता की खाई को पाट दिया है। पहले भी ग्रामीण इलाके बाजार की ताकतों की पहुंच से कभी भी अछूते नहीं रहे। मतलब ग्रामीण इलाके पहले बाजार की जो पहुंच थी
उस ताकत से अछूते नहीं रहे हैं। और आज तो स्थिति यह है कि वे उपभोक्ता बाजार के साथ बड़ी घनिष्ठता से जुड़ते जा रहे हैं। नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण में हो रही तेज समृद्धि यह दर्शाती है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी अगर हम नगरीय दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो नगरीकरण में बड़ी तेजी से समृद्धि हो रही है। जो छोटे छोटे नगर थे 5 या 10 साल में महानगर में परिवर्तित हो जाते, जो छोटे छोटे कस्बे थे 5 या 10 साल में एक बड़ा शहर बन जाते। इसका मतलब है नगरीय जीवन की जो समृद्धि है, नगरीकरण की समृद्धि हो रही है। नगर बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं और इनका फैलाव इतना हो रहा है कि ग्रामीण शहरों के ग्रामीण कस्बों के या शहरों के जो लोग हैं, ग्रामीण जीवन के या कस्बों के जो लोग हैं, नगरों की तरफ चुंबक की तरह खिंचते चले जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक एक लड़का या एक परिवार का व्यक्ति ये सपने देखने लगा है कि कब हमारी किसी बड़े नगर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए या हम किसी फ्लैट में जाके रहने लगें। यहाँ गांव के जीवन से वो ऊब गया है। गांव का जीवन में बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, इन कमरों की उसे क्या ज़रूरत, और जा करके उसके मन में भी एक सपना आने लगा है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की जो नव युवतियाँ हैं, अविवाहित जो बालिकाएं हैं, उनका भी यही सपना होता है कि हमारा विवाह तो किसी शहर में या महानगर में हो। अर्थात कस्बे और ग्रामीण जनसंख्या को, कस्बे जैसे कि छोटा सा कस्बा तहसील प्लेस है, छोटा सा बाजार है, टाउन प्लेस है, ऐसे कस्बे और नगरों की जनसंख्या को, कस्बों की और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को नगर अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रहे। ये स्थिति है आज की। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में काम नहीं मिलता, वे काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। गांवों से नगरों की ओर प्रवसन की गति में इसलिए भी तेजी आई है। प्रवसन मतलब गांव से नगर की तरफ लोग बसने लगे हैं। इसलिए भी तेजी आई है क्योंकि गांव में तालाबों, वन प्रदेशों, गोचर भूमियों जैसी साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर कमी आती जा रही है। अब तो गांव में ना तो गोचर भूमि बची है जो कि शासकीय भूमि होती थी, जिस पर गाय चराने की संपूर्ण गांव के लोगों को अनुमति होती थी। अब गांव में गोचर भूमि नहीं बची है। गांव में तालाब भी नहीं बचे हैं जहां पूरे गांव के पशु जाकर के पानी पीते थे, या उन तालाबों के पानी का इस्तेमाल सभी लोग सार्वजनिक रूप से करते थे। अब तो इनकी भी कमी होती जा रही है। वन प्रदेशों, अब वन भी नहीं बचे गांव में। पहले गांव के पास जंगल हुआ करते थे, अब जंगल नहीं बचे हैं। उनको काट करके लोगों ने उनमें खेती करना प्रारंभ कर दिया है। गोचर भूमियों जैसी साझी संपत्तियों के संसाधनों में बराबर कमी आती जा रही है। पहले साझे संसाधनों से गरीब लोग गांव में गुजारा कर लिया करते थे। पहले इन्हीं संसाधनों से गरीब लोग गांव में गुजारा कर लेते थे। हालांकि उसके पास जमीन बहुत कम या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। अब ये संसाधन निजी संपत्ति के रूप में बदल गए। गोचर भूमि है, तालाब है या वन प्रदेश हैं, ये पहले जो गांव में होते थे अब वो निजी संपत्ति में बदल गए। पहले इनमें गरीब लोग अपना गुजारा कर लेते थे, इन्हीं से अपना उनका जीवन चल जाते। वन से कुछ सामान ले आते थे और तालाबों से मछली या फिर नौकायन कर लेते थे, उनको रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब ये निजी संपत्ति के रूप में बदल गए हैं अथवा खत्म हो गए हैं। तालाब, पोखर या तो सूख गए हैं या फिर उनसे पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिलती। अब उन तालाबों से मछली नहीं मिलती है पर्याप्त मात्रा में, चूँकि तालाबों में गांव का डिटर्जेंट वाला पानी जाने लगा है और वो पानी जहरीला होता है, जिससे पानी में जो जीव होते थे, मछलियाँ होती थी या और भी जो कछुए होते थे, वो मर जाते हैं इससे। जंगल या तो काट डाले गए हैं या गायब हो गए हैं, और जो जंगल थे उनको या तो काट डाला है या फिर गायब हो गए। अब जबकि लोगों के पास ये संसाधन नहीं रहे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उन्हें पहले मुफ्त में मिलती थी। पहले जंगलों से लोगों को क्या मुफ्त में मिलता था? ईंधन, चारा या अन्य अनुपूरक खाद्य वस्तुएं, कुछ खाने की भी वस्तुएं जंगल से लोगों को मिल जाती थी। अब बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। अब उन वस्तुओं को कहाँ से खरीदा जाता है? बाजार से खरीदना पड़ता है। तो उनकी कठिनाई बढ़ जाती है। कठिनाई की यह हालत इस तथ्य से और भी खराब हो जाती है कि नकद आमदनी कमाने के अवसर गाँव में कम हो गए हैं। अब नकद आमदनी कमाने के अवसर गाँव में कम हो गए हैं।
कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते, जैसे कि शहरों में गुमनामी की ज़िंदगी जी जा सकती है। कभी कभी लोग गांव की ज़िंदगी को छोड़कर शहर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि शहर में गुमनामी की ज़िंदगी जी जा सकती है। जो व्यक्ति गांव में सामाजिक रूप से बहिष्कृत है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे व्यक्ति शहर में आकर के रह लेते हैं और गुमनामी का जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसके अलावा यह तथ्य कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है कुछ भिन्न कारणों से लाभकारी साबित हो सकता है। और नगरीय जीवन में क्या होता है, जो अपरिचित होते हैं उन अपरिचितों से क्या हो जाता है, संपर्क हो जाता है। नगर के लोग कैसे होते हैं, अपरिचित होते हैं और अपरिचितों से भी लोगों का संपर्क होता रहता है, इसलिए भी लोग शहर की तरफ भागते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन कुछ हद तक रोजमर्रा की उस अपमानजनक स्थिति से बचाता है जो उन्हें गांव में भुगतनी पड़ती है, जहां हर कोई उनकी जाति से उन्हें पहचानता है। कुछ अनुसूचित जातियां हैं और कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं। कुछ अनुसूचित जातियां और कुछ अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनसे क्या होता है, वो लोग गांव में आकर के से शहर में आकर इसलिए बस जाते हैं क्योंकि गांव में उन्हें अपमानजनक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनको जाति से पहचाना जाता है गांव में, इसलिए वो गांव छोड़ करके शहर में आकर के अपना सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा समझा जाने वाले काम करने से नहीं हिचकिचाते। यानी जो लोग गांव में बड़े प्रभुत्वशाली समूह में रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनकी जाति इतनी ऊंची है कहाँ पर, गांव में कि वो प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली लोगों की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो नगर में आकर के कोई भी काम कर लेते हैं जिसका उनके समूह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समूह वाले लोगों को कोई पता नहीं चलता। वो मजदूरी कर लेते हैं, नीचे से नीचे वाला काम करने में वो हिचकिचाते नहीं हैं, जबकि गाँव में वो ऐसा नहीं करते। जैसे गाँव में एक कोई गाँव का कोई मुखिया हो, कोई ब्राह्मण हो, वो गांव में यदि उसको मजदूरी करने जाना पड़े तो गांव में उसके प्रभुत्वशाली समूह पर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा और लोग उसको टोकेंगे। किंतु यदि वही व्यक्ति शहर में जाता है तो वो कहीं भी कोई भी छोटा सा भी काम करने में हिचकिचाता नहीं है, इसलिए भी शहर की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। जिसे वे गांव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते थे, इन सभी कारणों से शहर ग्रामीणों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गए। इन्हीं सब कारणों से लोग गांव से शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे शहर जनसंख्या के इस प्रवाह के प्रमाण हैं। यानी प्रतिदिन शहरों की आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब है जनसंख्या का प्रवाह गांव से शहर की तरफ हो रहा है। स्वातंत्र्योत्तर काल में नगरीकरण की तेज रफ्तार से भी यह तथ्य की पुष्टि होती है। जहां नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, इसके अंतर्गत सबसे विराट शहर मेट्रोपोलिस ही सबसे अधिक तेजी से फैलते जा रहे हैं। यानी जिनको विराट शहर कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मेट्रोपोलिस कहते हैं, इनकी भी संख्या अब बढ़ रही है। मेट्रोपोलिस वह शहर होता है जो कई महानगरों को अपने आप में समेट लेता है। ये महानगर ग्रामीण क्षेत्रों एवं साथ ही साथ छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। या तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग महानगर में बस जाते हैं या फिर कस्बों के लोग, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ के लोग भी जाकर के महानगरों में बसने लगते हैं। इस समय भारत में कुल मिलाकर 5161 कस्बे हैं। यानी कुल भारत में कितने, 5161 कस्बे हैं। 5161 कस्बे भारत में हैं, टाउन हैं इतने, और शहर हैं जिनमें 28.60 करोड़ लोग रहते हैं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरीय जनसंख्या का 2/3 से भी अधिक भाग 27 बड़े शहरों में रहता है जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। स्पष्टतः भारत में अपेक्षाकृत बड़े शहरों की जनसंख्या इतनी तेजी
27 बड़े शहरों में रहता है जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। स्पष्टता भारत में अपेक्षाकृत बड़े शहरों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नगरीय आधारभूत सुविधाएं उतनी तेजी से ज़्यादा ही बढ़ सकें। इन शहरों पर जनसंचार के माध्यमों का ध्यान प्रमुख रूप से अधिक केंद्रित रहने से भारत का सार्वजनिक चेहरा ग्रामीण की बजाय अधिकाधिक नगरीय होता जा रहा है। तथापि देश में राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्रामीण इलाके आज भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बस आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।